हाय बच्चों, मैं सीमा शैलजानन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स पर वेलकम करती हूँ। बच्चों, ये CSIR नेट कैटेगरी का फर्स्ट वीडियो है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ PYQ से रिलेटेड। वैसे तो ये चैनल BSc और MSc के लिए पहले डेडिकेटेड था, बट अब जो है सो चूँकि CSIR नेट जो है, जो बच्चे PhD करना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो JRF लेना चाहते हैं उनके लिए भी। तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि मैम आप CSIR नेट कैटेगरी के लिए भी आप पढ़ाइए। तो मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करूंगी वो मैं प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स के साथ आपको डिस्कस करूंगी, मीन्स 2013 से लेके 2023 तक। अभी मैंने स्टार्ट किया है स्टैटिस्टिक। मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, सब जगह मैंने देखा, तो आपको एज सच स्टैटिस्टिक के लिए किसी भी एजुकेटर ने बहुत अच्छे से आपको नहीं एक्सप्लेनेशन दिया है, या फिर बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट वाइज आपको नहीं बताया है। तो मैं कुछ बच्चों का डिमांड था कि मैम आप यहीं से स्टार्ट कीजिए, तो मैं स्टैटिस्टिक्स ही पहले डील कर रही हूँ। तो आप अपने प्लेलिस्ट के थ्रू मूव करिएगा। आपके प्लेलिस्ट का नाम होगा स्टैटिस्टिक्स CSIR नेट लाइफ साइंस यूनिट 13 के नाम से, और ये सारा कंटेंट मैं PDF के फॉर्म में साई बेसिक्स CSIR नेट लाइफ साइंस के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल मैंने ओपन कर दिया है। तो सारा कंटेंट मैं वहाँ शेयर कर दिया करूँगी, तो आपको PDF के फॉर्म में नोट्स भी वहाँ मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स के लिए भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में मैं सबसे बेसिक चीज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो फर्स्ट टॉपिक है, एंड मेजरमेंट ऑफ ये डिस्पर्जन डील करने वाली हूँ। क्वेश्चन की बात करें तो इस पूरे वीडियो में मैं 2019 का जो आसाम वाला पेपर है वो क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन और, जो एक है जून 2017 में C सेक्शन का, तीनों C सेक्शन का ही है, और ये नवंबर वाला 2020 में जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन मैं डील करने वाली हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ बच्चों, बहुत सारे बच्चे स्टैटिस्टिक को स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता है कि लाइफ साइंस के बच्चों के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स थोड़ा टफ लगता है, तो उनको लगता है कि नहीं, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल होगा, मैथमेटिक्स ज़्यादा सॉल्व करना होगा, तो हमें नहीं टच करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। जब मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स का पेपर एनालाइज किया तो 2, 4, 5 ही आपको न्यूमेरिकल मिलता है, वो भी सिंपल मैथमेटिक्स से आपको सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो आप देखिएगा कितना सिंप्लिसिटी के साथ आप स्टैटिस्टिक्स को भी आप अच्छे से डील कर सकते हैं। और सिर्फ एक ऑप्शन से आपको अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है आपके साथ, तो मैं इस वीडियो में आप इन तक बने रहिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि सिर्फ एक ऑप्शन से भी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो CSIR नेट का एग्ज़ाम भी एक क्रिकेट मैच की तरह है। ज़रूरी नहीं कि आने वाला हर एक बॉल आपको क्लीन बोल्ड ही कर दे। हो सकता है कि कोई ऐसा बॉल हो जिस पे आप छक्का भी लगा दें, या फिर कोई ऐसा बॉल हो जिस पे आप 1 रन भी ले लें। तो क्यों ना हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। आइए बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो स्टैटिस्टिक का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मेजर्स ऑफ, या फिर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से आता है, या फिर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के नाम से सबसे फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें जैसे कि कोई अल्फ़ाबेट सीखना शुरू करता है कोई बच्चा, तो ABCD से स्टार्ट करता है। उसी तरह अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मीन मीडियन मोड से। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे फर्स्ट टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक है आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो इस वीडियो में मैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन डील करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर समरी स्टैटिस्टिक्स दैट रिप्रेजेंट द सेंटर पॉइंट और टिपिकल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट। ये एक समरी वैल्यू होता है स्टैटिस्टिक का। सेंट्रल टेंडेंसी नाम से क्लियर है, जो रिप्रेजेंट करता है सेंटर पॉइंट को। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करता है? तो द 3 मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन, मोड। वैसे मैंने 1-1 मिनट का शॉर्ट्स भी डाल दिया है, मीन मीडियन का, मोड मैं भी अपलोड कर दूंगी। तो हमें मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या पढ़ना होता है? मीन, मीडियन, मोड के बारे में। वहीं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में क्या देखना होता है? तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर स्टैटिस्टिकल टूल यूज टू क्वान्टिफाई द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू। ये जो सेंट्रल वैल्यू हम निकालते हैं, मीन निकालते हैं, उससे कितना स्प्रेडिंग है हमारे डेटा वैल्यू का, उसके बारे में जो स्टडी होता है उसी को क्या कहते हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। They help in understanding the distribution of data for various statistical analysis। ये distribution बताता है। There are several types of measures of dispersion। इसमें क्या क्या देखेंगे? रेंज देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। तो 1 by 1 मैं डील करने वाली हूँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है? मीन आता है। मीन क्या कहते हैं? बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मीन इज अनदर वर्ड फॉर एवरेज। मीन इज नथिंग, इट इज एन एवरेज। एवरेज को ही मीन कहा जाता है। इट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिस्टिक्स, जैसा कि अभी हमने देखा। इट इज डिनोटेड बाई एक्स बार। एक्स बार से हम कब डिनोट करेंगे?
जब सैंपल मीन होगा। सैंपल मीन मीन्स जब n का वैल्यू आपका 50 से कम होगा। n मीन्स जो आपका नंबर ऑफ डेटा सेट में जो आपका नंबर ऑफ आइटम्स है उसका वैल्यू अगर 50 से 50 से कम है तो हम उसे कहेंगे सैंपल मीन, और अगर ये 50 से ज़्यादा होता है तो इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन मीन, और इसको डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, तो जब 50 से कम होगा तो एक्स बार से डिनोट करेंगे, जब 50 से ज़्यादा होगा हमारा आइटम्स का वैल्यू तो नंबरिंग, तो उसको हम म्यू से डिनोट करेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स, क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। मीन्स यहाँ देखिए मैंने ये हाइपोथेटिकल वैल्यू लिया है, जैसे कि अगर आपका डेटा में 1 2 3 4 5 है तो मीन कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और नंबर ऑफ डेटा सेट कितना है, 5 है, तो 15/5 = 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल मीन है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मीडियन। मीडियन क्या होता है, तो मीडियन इज मिडिल वैल्यू, ये मिडिल वैल्यू होता है ऑफ अ डेटा सेट ऑफ नंबर्स व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम डेटा सेट को, जो हमारा डेटा वैल्यू दिया हुआ है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो मिडिल वैल्यू होता है उसी को मीडियन कहते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 हाफ्स। ऑब्वियस है कि जब मिडिल वैल्यू आपको मिल जाएगा तो आप 2 हाफ्स में आप डेटा सेट को बांट सकते हैं, विथ हाफ द वैल्यूज बिलो द मीडियन एंड हाफ द वैल्यू अबव द मीडियन। ठीक है, टू फाइंड द मीडियन अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और तब हम मीडियन वैल्यू निकालेंगे। अगर ये ऑड नंबर होगा, मीडियन इज मिडिल वैल्यू, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये ऑड वैल्यू है तो बीच वाला आपका 3 क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। बट अगर इवन नंबर है तो मीडियन इज एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यू, मीन्स 1 2 3 4 5 6 ये आपका इवन नंबर है, तो 3 + 4/2 7/2, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 3.5। तो आप सोचेंगे कि हमें कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए या 4 लेना चाहिए, तो हमें नीचे वाला वैल्यू लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मीडियन भी हो गया। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मोड में क्या है, तो मैक्सिमम अकरेंस वैल्यू मीन्स कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम आया है डेटा सेट में। द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंट इन अ डेटा सेट। अ सेट ऑफ डेटा मे हैव 1 मोड, मोर देन 1 मोड एंड नो मोड। जैसे कि 1 2 2 3 2, यहाँ पर आपका 2 मैक्सिमम अकरेंस वैल्यू है तो यहाँ पर 1 मोड है। मोर देन 1 मोड भी हो सकता है, जैसे कि 1 2 2 3 4 4, तो यहाँ पर 2 और 4 2 बाई मॉडल हो गया, यहाँ पर 2 मोड हो गया। और हो सकता है कोई मोड ना हो, 1 2 3 4 5 यहाँ पर कोई मोड नहीं है, कोई भी मैक्सिमम अकरेंस वैल्यू नहीं है, तो कोई मोड नहीं हुआ। तो ये हो गया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कितना सिंपल था। अब मैंने आपको बस अभी इतना ही पढ़ाया है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ एक स्टेटमेंट से आप अपने आंसर तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो देखिए, फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ये है आपका जो 2019 के दिसंबर में जो मेघालय असम वाला पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एन आउटलायर कैन डिफाइंड एज अ वैल्यू इन अ डेटा सेट दैट लाइज मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन। आउटलायर क्या होता है अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स इन अ डेटा सेट। तीसरा पॉइंट है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एंड चौथा पॉइंट है आपका मीन मीडियन मोड आर नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, करेक्ट और इनकरेक्ट पे ध्यान देना है बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कॉम्बिनेशन विथ बोथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें क्या आता है मीन मीडियन मोड। तो आप ऑप्शन डी देखिए, मीन मीडियन मोड आर नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नॉट होता है या फिर होता है, मीन मीडियन मोड ही तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम पढ़ते हैं, मीन मीडियन मोड ही तो पढ़ते हैं। तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपने स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपने पीजी किया है, यूजी किया है, तो आपको बहुत ही बेसिक इतना तो पता होगा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड आता है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन है। तो आपका आंसर बस यहीं से क्लियर हो जाता है कि मेरा ए एंड बी हमें नहीं पता है आउटलायर क्या होता है, बी एंड सी ये भी नहीं पता है, लेकिन एक सी स्टेटमेंट भी मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड होता है और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपको वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब पढ़ना होता है। बट अगर आपको इतना भी नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी होता है, तो आपका आंसर यहीं से निकल के आ जाता है। मीन्स ऑप्शन बी एंड डी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
बी क्यों गलत है? तो आइए देखते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स इन अ डेटा सेट। अभी तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ऑप्शन से आप कैसे अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन देख के भागना नहीं है, आपको टच करना है। आप एक बार अच्छे से रीड करिए, एग्जामिनेशन हॉल में घबराना नहीं है। हो सकता है कि आपसे आंसर सही आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन और इंडिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि ये डिपेंडेंट होता है। किसके? आउटलायर्स के। अभी आप सिर्फ इतना समझिए। अब आउटलायर्स क्या होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन के साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन आर डिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स इन डेटा सेट। ये डिपेंडेंट होता है, वेरिएबल होता है। आउटलायर क्या होता है? स्टेटमेंट पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में स्टेटमेंट के फॉर्म में आप स्टेटमेंट अगर क्लियर होगा तो आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। एन आउटलायर्स इज अ वैल्यू दैट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ द वैल्यूज इन अ डेटा सेट। आउटलायर्स मीन्स नाम से क्लियर है, ये एक बाहर वाला वैल्यू है। मीन्स अगर जैसे अभी हमने मीन मीडियन मोड में 1 2 3 4 5 हमने डेटा सेट में वैल्यू लिया, और कोई एक वैल्यू है जो 100 हो गया, या फिर इधर -1 हो गया। कैसे हो गया अभी मैं ग्राफ से भी आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो उसको हम क्या कहेंगे? आउटलायर्स। इट इज़ एन एक्सट्रीम वैल्यू दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द ओवरऑल पैटर्न ऑफ वैल्यूज इन अ डेटा सेट और ग्राफ। ये एक एक्सट्रीम वैल्यू होता है जो कि स्टैंड आउट करता है। कहाँ से? हमारा जो ओवरऑल पैटर्न ऑफ वैल्यूज़ है डेटा सेट में या फिर ग्राफ में। ग्राफ कैसा होता है वो अभी मैं दिखाने वाली हूँ। तो उसको हम क्या कहते हैं? आउटलायर्स कहते हैं। एक और स्टेटमेंट याद रखिएगा, एन आउटलायर कैन बी डिफाइंड एज ए वैल्यू इन अ डेटा सेट दैट लाइज मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक का वैल्यू आउटलायर के अंतर्गत नहीं आता है। 3 वैल्यू से अगर बाहर कोई वैल्यू है तो उसको हम आउटलायर्स कहेंगे। कैसे कहेंगे? तो देखिए, यहाँ देखिए, ये ग्राफ आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है, ये वाला। ठीक है, इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। तो ये जो आपका ग्राफ है, ये यहाँ देखिए, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। तो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। तो ये जो बीच वाला वैल्यू होता है इसको मीन कहते हैं। मीन म्यू से हम डिनोट करते हैं। तो इस मीन से थोड़ा सा मैं इसको और जूम करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। यहाँ देखिए, अभी आप सिर्फ इतना समझिए, इस मीन से ये +1 सिग्मा, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं, एंड -1 सिग्मा, इस दोनों के बीच का जो वैल्यू होगा तो इसको म्यू +-1 सिग्मा मीन्स 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है या फिर कॉन्फिडेंस लिमिट होता है वो 68% आता है। यहाँ से इस 68%, 96% या फिर 99.5% इस डेटा से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये एक वैल्यू, ये प्लस, ये हो गया आपका +1 सिग्मा और ये हो गया -1 सिग्मा। दूसरा आप देखिए, यहाँ इसको मैं इरेज कर देती हूँ, फिर से देखिए आप। दूसरा वैल्यू है आपका +2 सिग्मा और इधर है -2 सिग्मा। इसका स्प्रेडिंग कहाँ से कहाँ तक है? तो आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक स्प्रेडिंग है। तो म्यू मीन्स मीन +-2 सिग्मा, सिग्मा क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना आता है? 96%। उसके बाद ठीक इसी तरह तीसरा वैल्यू देखिए, तीसरा वैल्यू है आपका इधर +3 और इधर है -3, और इसका स्प्रेडिंग देखिए कितना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो म्यू +-3 सिग्मा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होता है? लिमिट 99.7%। तो 99.7% तक आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, +1 सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 सिग्मा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 सिग्मा 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 99.7 तक तो ठीक है। यहाँ तक आपके डेटा सेट में अगर कोई वैल्यूज़ इसके बीच में है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। लेकिन इसके बाहर 99.7 के बाद आपको 0.3, 0.2, 0.1 इतना वैल्यू तो बच जाता है ना। इसके बाहर मीन्स ये आपका अपर लिमिट है, ये है आपका लोअर लिमिट। इसके बाहर अगर कोई वैल्यू है, इधर कोई वैल्यू है या फिर इधर कोई वैल्यू है, इसी को क्या कहते हैं? आउटलायर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आप स्टेटमेंट देखिए, आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से, अब अच्छे से समझ में आया होगा। एन आउटलायर कैन बी डिफाइंड एज ए वैल्यू इन अ डेटा सेट दैट लाइज मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर का जो वैल्यू होता है उसी को क्या कहते हैं? आउटलायर कहते हैं। इट इज़ एन एक्सट्रीम वैल्यू दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द ओवरऑल पैटर्न ऑफ वैल्यूज इन अ डेटा सेट।
एक्सट्रीम वैल्यूज़ यहाँ और यहाँ, इसके बाहर का जो वैल्यू होगा उसी को क्या कहेंगे, आउटलायर्स कहेंगे। एन आउटलायर इज अ वैल्यू दैट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ द वैल्यूज इन अ डेटा सेट। तो ज़्यादा डेटा सेट में जो वैल्यूज होगा वो इसी के बीच में होगा, लेकिन जो वैल्यूज इससे आउट हो जाएगा, मीन्स इससे बाहर होगा, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा, उसी को क्या कहते हैं, आउटलायर्स कहते हैं। तो ये वाला स्लाइड बच्चों बहुत ध्यान से आप देखिएगा। आप चाहे तो जहाँ भी आपका नोटबुक हो वहाँ ये नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका एग्जामिनेशन है 25, 26, 27 जून में से किसी भी दिन हो सकता है। यहाँ म्यू आपका क्या है, मीन है, और सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ डिस्पर्जन ऑफ डेटा सेट रिलेटिव टू इट्स मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ डिस्पर्जन ऑफ डेटा सेट रिलेटिव टू इट्स मीन, मीन्स कितना दूर तक ये डिस्पर्ज है। अभी हम और डिटेल भी देखेंगे। तो आउटसाइड प्लस माइनस 3 सिग्मा वैल्यूज आर कंसिडर्ड एज आउटलायर्स। इसी 3 सिग्मा वैल्यू के बाहर जो वैल्यूज होगा उसी को हम क्या कहेंगे, आउटलायर्स। तो 68% कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं इसको। 68% कब होगा, विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 96% विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 99.7% विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। और 99.7 के बाद अगर कोई वैल्यू 0.3 हो गया, 0.2 या फिर जो बचा रह जाता है उसी को क्या कहते हैं, आउटलायर्स कहते हैं। दीज रेंज आर कॉन्फिडेंस इंटरवल, और इसी को क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। द वैल्यूज लाइज विद इन दीज अपर लिमिट प्लस साइड यहाँ, एंड लोअर लिमिट आर ट्रू वैल्यूज। इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो वैल्यूज होगा वो आपका ट्रू वैल्यूज होगा, इसके बाहर का जो वैल्यू होगा उससे हम आउटलायर्स कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको आउटलायर्स टर्म क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन पे आइए, देखिए। एन आउटलायर्स कैन बी डिफाइंड एज अ वैल्यू इन अ डेटा सेट दैट लाइज मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। ये करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। मीन्स ये आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ए इज ट्रू, और सी क्यों ट्रू है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो ए और सी आपका सही ऑप्शन है, बी और डी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। और आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो बी एंड डी इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बी फिर से देखिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन आर इंडिपेंडेंट नहीं होता है बल्कि डिपेंडेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियस है ना, जब स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हम डिटेल में देखेंगे तो अगर मीन का वैल्यू चेंज होगा, ये इस ग्राफ में अगर यहाँ से मीन का वैल्यू बाहर आ जाता है, यहाँ से इस कॉन्फिडेंस लेवल से बाहर, तो मीन आपका ये बीच वाला लाइन है, तो ये वैल्यू भी चेंज होगा। अगर ये वैल्यू चेंज होगा तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज होगा। तो आउटलायर्स का इफेक्ट तो पड़ता है, मीन्स आउटलायर के डिपेंडेंट होता है। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आ जाइए डिस्पर्सिव मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने देख लिया। अब दूसरा टर्म है आपका डिस्पर्सिव मेजरमेंट और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। इसमें क्या